क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो यार, ये चैप्टर जो है ना, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ना तुम्हारा। डिफ़िकल्ट तो शुरू में लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी कि जैसे जैसे तुम इसको पढ़ोगे, आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है, और जितना आप करोगे ना उतना आपको इजी लगेगा। शुरू करते हैं फिर। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug extra in the field. अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो, एक लड़का एक लड़की है, और वो अपने अंकल के घर गए जो कि है किसान, फार्मर। वहाँ पे जब वो जाते ना, कब गए थे? समर वेकेशंस में, गर्मियों की छुट्टियाँ थी तब गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ फार्मिंग के टूल्स देखे। ठीक है, प्लग देखा, हल जिसे जोतते हैं बेलों को खेत में। शोवल देखे, सिकल, ठीक है, जिससे मतलब मिट्टी खोते हैं, वो फावड़ा देखा, बाकी चीज़ें देखी। आई वॉन्ट नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। यार तुमने भी अब नाम सुन रहे हो, तुम भी एक क्यूरियोसिटी तो जाग उठती है ना कि कहाँ यार ये टूल्स कहाँ कहाँ यूज होते होंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? वाह भाई वाह। अब देखो, ये तो आपने अभी तक पढ़ा ही है यार, इतनी क्लासेस में तो पढ़ ही चुके हो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जीव जिनमें लाइफ है, ठीक है, उनको चाहिए खाना। प्लांट अपना खाना खुद ही बना देते हैं, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि एनिमल जो है ना, और हम भी एनिमल्स में आते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। लेकिन हम में यार ये चीज़ है कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन यार तुम तो बोल, अब तुम सोच रहे हो कि यार क्या बात कर रहे हो, हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। बर्तन लिए, सब्जी ली, दाल ली, चावल ली, बना दिया खाना। यार लेकिन ये तो सोचो तुम कि जो दाल है, चावल है, सब्जी है, वो कहाँ से है? खाने को पकाने की बात नहीं हो रही है, खाने को बनाने की बात हो रही है। ठीक है, अब वो जो दाल है वो बनी किससे है, चावल कैसे बना, वो सब्ज़ी कैसे बनी, उस चीज़ की बात हो रही है। वो हम नहीं बनाते हैं ना, लेकिन प्लांट्स तो बनाते हैं। दाल प्लांट पे उगेगी, है कि नहीं है? चावल प्लांट से मिलेगा, सब्ज़ी प्लांट से मिलेगी। यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो फिर हम अगर खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं तो कहाँ से मिलता है हमें? अभी तो आंसर मिल ही गया होगा, प्लांट से। ठीक है, दाल चावल सब्जी प्लांट से मिल रहा है। लेकिन यार अगर तुम इससे भी ज़्यादा, एक लीजेंट लीजेंट होते हैं ना, कुछ लीजेंट इंसान होते हैं जिनको बस इतने से संतुष्टि नहीं मिलती कि हम अपना खाना कैसे मिलता है हमें खाना। उनका कुछ नहीं, ये होता है कि हम खाना क्यों खाएं भाई, क्यों खाएं? नहीं खाएंगे हम खाना, क्या हो जाएगा भाई? वो देख लेते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. अब देखो यार, ये आपको भी पता है कि ये बोला जाता है ना कि आप खाना खाओ, ताकत मिलेगी, फिर काम करोगे, फिर पढ़ाई करोगे। ताकत को क्या बोलोगे आप? एनर्जी बोलोगे ना। तो ये हमें चाहिए होती है एनर्जी, और ये मिलती है खाने से। तब जाके आपकी जो बॉडी है फंक्शन कर पाती है। और अगर आपको भी कोई काम करना है, आपको रनिंग करनी है, आपको पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, आपको स्विमिंग करनी है, कहीं पे जाना है, कुछ भी चीज़ें, आपको कुछ बोलना है ना, टॉक करना है, या फिर इन चीज़ों के लिए भी आपको तो एनर्जी ही चाहिए। अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओ, आपकी बॉडी एनर्जी लेस हो जाएगी, कितना आप लो फील करोगे। ठीक है, आप तो बिस्तर पे बैठ जाओगे, उठ नहीं पाओगे। तो देखो, हमें अपने फंक्शंस जो हम करते हैं विच आर एक्सटर्नल, और हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं
ठीक है, आप जो ये शरीर देख रहे हो ना, जिस तरह से एक मशीन होती है, मशीन अपना काम कर रही है, एक कार है, वो चल रही है, लोगों को ट्रैवल करा रही है, लोग उसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन मशीन के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसकी कार के अंदर बहुत सारे, उसका इंजन है, टायर्स लगे हुए हैं, उसकी स्ट्रक्चर जो बॉडी पूरा है ना, तो उन पार्ट्स को भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन करने पड़ते हैं। इंजन को पावर प्रोवाइड करनी है, जो व्हील्स हैं उसको वो हेल्प करेंगे मोशन के लिए, ठीक है, बढ़ने के लिए आगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो खाना जो खा रहे हैं उसको, देखो खाने की जो बाइट्स होती है ना उसको हम चबाते हैं। अब वो चबा क्यों रहे हैं? ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस हो सकें, और इसको आप बोल सकते हो डाइजेशन। डाइजेशन बस चबाने तक नहीं होता है कि आप खाना चबा रहे हो, उसके आगे भी जब खाना आपके फूड पाइप में एंटर करता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे भी डाइजेशन होता है। वो आप पढ़ोगे धीरे धीरे आगे। उसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या हुआ? सांस अंदर बाहर करना, वही होता है रेस्पिरेशन? नहीं यार नहीं, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। अभी बस आप इतना याद रख लो, रेस्पिरेशन। आप इतना इससे समझ सकते हो कि जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं ना, क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, नोज के थ्रू लेते हैं, उसको बोला जाता है ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम नहीं है। ब्रीथिंग तो बस इतना हो गया, रेस्पिरेशन इसके आगे प्रोसेस जो होता है ना, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने अंदर ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन अंदर क्यों ली? कुछ ना कुछ पर्पस होगा कि बस हमें अच्छा लगा तो ऑक्सीजन ले ली, और हमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अच्छी नहीं लगती तो बाहर छोड़ देते हैं। नहीं यार, अच्छा लगना या नहीं लगना उसका पर्पस नहीं यहाँ पे, इन दोनों का कुछ काम होता है, वो हम देखेंगे रेस्पिरेशन में। देन एक्सक्रीशन, आप इतना दिन भर खाते रहते हो, ठीक है, फूड जो भी आप खाते हो, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर और भी वेस्ट निकलता है जिसकी यूरिन है। इनमें क्या होता है कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसके अलावा जो वेस्ट बचेगा वो निकलेगा। उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना कि बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक चीज़ें भी बनती हैं। जिस तरह से कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, उसी तरह से बॉडी में भी कुछ टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं, वो भी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? यार अभी ये देखो, खाना तो हम सबको चाहिए, ये नहीं कि कुछ इंसान बिना खाने के ज़िंदा रह सकते हैं, खाना तो सबको चाहिए। अब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन देखोगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना वो कैसे होगा? इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप्स को ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, देन मैनेजमेंट, उनको मैनेज भी करना कि सभी पॉपुलेशन अच्छे से खाना खा पाए, उनको क्रॉप्स मिल पाए, खाना अनाज मिल पाए। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अब देखो, उतनी जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना ज़्यादा खाना, यानी कि हमें ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करना है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखो, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी ना, उसके लिए खाना प्रोवाइड करना, उसका प्रोडक्शन, पहले खाने को, क्रॉप्स को उगाओ, ठीक है, ग्रो करो क्रॉप्स को, एक वो चीज़ आ गई। फिर उसको मैनेज करना, कि आपने ये नहीं करना है कि एक ही क्रॉप आप उगाते जा रहे हो, आप बस वीट उगा रहे हो, बाकी क्रॉप्स को देख ही नहीं रहे हो, या तो बस टी लीव्स आप उगाते जा रहे हो, कॉफ़ी लीव्स उगाते जा रहे हो, बस वही चीज़। मैनेजमेंट एक चलता है वहाँ पे, सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है बैलेंस वे में। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब क्रॉप आपने प्रोड्यूस की, उसको मैनेज किया, उसके बाद अब लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो इस तरीके से करना है कि किसी के पास एक्सेस में ना हो, किसी के पास ज़्यादा फूड ना हो, और किसी के पास कम ना हो, ठीक है, एक अच्छा जितना रिक्वायरमेंट है उतना हो। अगर कोई एक इंसान है, उसको आपने 10 बोरी चावल दे दिया, और एक दूसरी फैमिली है उसमें छः छः लोग हैं, उनको आपने 10 बोरी चावल दे दिया, उनको भी 10 बोरी चावल दे दिया, तो यार ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपको सही लग रहा है? कि एक फैमिली में 6 इंसान, उनको 10 बोरी चावल, दूसरी फैमिली में एक इंसान है, उसको भी 10 बोरी चावल, तो ये एक बेटर वे नहीं है कि 6 लोगों को भी 10 बोरी मिल रही है, एक इंसान को भी 10 बोरी मिल रही है, एक इंसान के लिए तो ज़्यादा हो गया वो। तो हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लोगों को अच्छे से वो पहुँचे, उस चीज़ का जो फूड है वो वेस्ट ना हो और सब तक पहुँचे।
अगर हम ऐसे करेंगे कि जितने इंसान को चाहिए होगा उससे ज़्यादा दे देंगे, तो कुछ इंसानों को तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फूड भी आप ऐसा तो नहीं करोगे कि अनलिमिटेड उगा दोगे, अनलिमिटेड भी नहीं कर सकते। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड आप उगाओगे, है ना, ग्रो करोगे या प्रोड्यूस करोगे, तो उसको अच्छे वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE। BCE क्या होता है? बिफोर क्रिश्चियन एरा। पीपल वर नोमैडिक। रुको, ये क्रिश्चियन एरा नहीं, ये है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। अब देख लेना आप, इसका बिफोर कॉमन एरा है कि बिफोर क्रिश्चियन एरा है, समथिंग ऐसे इनमें से एक ही है। पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो एक जगह पे ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे इंसान। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड hunting animals for started hunting animals for food। अब जो नोमैड्स होते हैं ना, नोमैडिक पीपल, ये क्या करते हैं? प्लेस टू प्लेस ये जाते हैं ग्रुप में, और वहाँ पे खाना ढूंढेंगे, वहाँ पे शेल्टर ढूंढेंगे। और ये इनका खाना क्या क्या होता था? कच्ची सब्जियाँ, फ्रूट्स, उसके अलावा एनिमल्स का शिकार करके खाते थे। और ये बात हो रही है 10,000 ईयर्स पहले, तो ये तब का टाइम है, आज का टाइम नहीं है। इवन कुछ जगहों पे आज भी ये हंटिंग होती है, वहाँ पे नोमैड्स अब भी रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम जगहों में। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि लोगों ने खेती बाड़ी करना देखा, सीखा किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की, फिर धीरे धीरे करके राइस उगाई, वीट उगाया, ये तो क्रॉप्स के नाम दिए, ऐसे करके उन्होंने क्रॉप्स उगाई। और इस तरह से शुरू हुआ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? जब आप क्रॉप्स को लैंड पे उगाओगे, ठीक है, प्लांट्स को आप उगाओगे ना, इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर कोई प्लांट नेचुरली बना है, उसको आप एग्रीकल्चर नहीं बनोगे, लेकिन जो इंसान क्रॉप्स उगाते हैं उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर। When plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, it is called a crop। अब देखो, क्रॉप, क्रॉप हिंदी में बोलोगे तो फसल बोलते हैं इसे। तो आप फसल का बोलोगे, ऐसे तो वो एक पौधा है, एक प्लांट है, आप उसको फसल क्यों बोल रहे हो? जब एक सेम तरह के, एक सेम काइंड के प्लांट्स को उगाया जाता है एक बड़े लैंड पे, ठीक है, बहुत मात्रा में उनको वहाँ पे उगाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉप। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। फील्ड पता है ना क्या होता है? खेत। अगर आप एक खेत पे वीट के प्लांट्स को उगा रहे हो, पूरे वीट प्लांट्स वहीं पे उगाए हुए हैं, उसमें और कोई प्लांट नहीं लगाए, बस वीट के, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे क्रॉप ऑफ वीट, वीट की फसल। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, fruits। These can be classified on the basis of the season in which they grow। अब देखो, क्रॉप्स भी ना अलग अलग तरह की होती है। कुछ वेजिटेबल्स होंगे, सब्जियां, कुछ सीरियल्स होते हैं, अनाज, और कुछ होते हैं फ्रूट्स यानी कि फल। और ये जो डिफरेंट, ये इनको बांटा गया ना, कुछ को वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स को फ्रूट्स में, सीरियल्स में, इनके सीजन के हिसाब से कि कब ये ग्रो किए जाते हैं, किस समय में ग्रो किए जाते हैं, उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या सीजन होता है, उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। अब देखो यार, सीजन में जो क्रॉप्स उगाओगे ना यार, अलग अलग सीजन होता है, रेनी है, समर है, विंटर, ये तो पता है। और सेम क्रॉप्स आप हर सीजन में नहीं उगाते हो। जैसे कि आप अगर राइस उगाओगे, राइस को क्या बोलोगे? पैडी, है ना, धान, तो वो एक सीज़न में उगाओगे। फिर अगर आप बात करते हो कुछ वेजिटेबल्स की, जिसकी ब्रिंजल, वो दूसरा सीज़न। सेम सीज़न तो नहीं होगा ना हर क्रॉप का। अब आप धीरे धीरे करके क्रॉप्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे अगली क्लासेस में। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट, भाई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, ये वी है, VAST, वास्ट। नहीं तो पढ़ लोगे वेस्ट,
वेस्ट नहीं, ये वास्ट है। यहाँ पे इसका मतलब है बड़ा, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचोगे इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री यानी कि बेकार कंट्री है। बेकार नहीं है, ये यहाँ पे है वास्ट, इसका मतलब होता है बड़ा। कि हमारा जो भारत है एक बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है, पॉपुलेशन भी इसकी बड़ी है और इसका एरिया भी अच्छा खासा है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और यहाँ पे जो मौसम है, क्लाइमेट, ये एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे, यहाँ का क्लाइमेट कुछ होगा, दिल्ली का यहाँ से अलग होगा, राजस्थान का अलग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होगा। वहाँ पे टेम्परेचर अलग, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे कम है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी अलग होगी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपके सराउंडिंग में नमी होती है ना, नमी, चिपचिपा सा लगता है। कभी कभी देखना कि जब जिस दिन थोड़े बहुत बादल होते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि गर्मी भी है लेकिन तब भी चिपचिपा सा लगता है। वो क्यों होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। रेनफॉल, साथ में बारिश, बारिश का भी है, वो भी अलग अलग जगहों पे, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। अकॉर्डिंगली देयर इज़ a rich variety of crops grown in different parts of the country। हमारे पूरे भारत देश में देखा जाए तो अच्छी खासी अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, और बहुत सारी फसलें हैं जो अलग अलग एरियाज में उगाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, देखो इन डाइवर्सिटी के अलावा आप क्या कर सकते हो कि दो क्रॉपिंग पैटर्न को आप नोटिस कर सकते हो कि दो मेन ऐसे क्रॉप्स पैटर्न देखने को आपको मिलेंगे। या आप बोल सकते हो कि दो तरह की क्रॉप्स होती है। अब इनका जो नाम है ना, वो हम रख रहे हैं किस हिसाब से, इनकी सीज़न के हिसाब से, कब इनको ग्रो किया जाता है, कब इनको फसल को काटा जाता है, उस हिसाब से दो हमने क्रॉप्स मान लिए। खरीफ क्रॉप और है राबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। सोन होता है बोना या बीज को लगाना, ठीक है। तो जब हम जिन फसलों के बीज को हम रेनी सीजन में लगाते हैं, ठीक है, उन क्रॉप्स को बोलेंगे खरीफ। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और ये रेनी सीजन ना जून से लेकर सितंबर तक आता है, यानी कि इस टाइम में इन क्रॉप्स को उगाया जाता है, लगाया जाता है। उगाते नहीं है, लगाते हैं। अभी मसलन इन फसलों को लगाया जाएगा इस टाइम में, अभी जून का टाइम चल रहा है, जून से लेकर सितंबर तक इन क्रॉप्स को लगाया जाएगा, जिसकी पैडी, धान, जिससे बाद में राइस बनती है, ठीक है। राइस किससे बनती है, पैडी तो आ गई वो प्लांट, उसके बाद जब आप उसके छोटे छोटे वो निकालोगे, उनका बाहर से जो कवर होता है उसको हटा देते हो, आपकी राइस आ गई। मेज़, मक्की जिसे बोलते हो, अभी आप देखोगे मार्केट में अभी भी मिल रही है मक्की, तो अभी भी मिल रही है। सोयाबीन, सोयाबीन जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्री बोलते हैं ना, ग्राउंडनट, कॉटन, कॉटन ये याद रखना। कॉटन, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्लासेस में, कॉटन आप अच्छे से पढ़ना है, इसका फिर टेम्परेचर क्या है, किस सॉइल में बनता है। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉटन जिस सॉइल में बनता है उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ये आप याद रखना, आगे काम आ जाएगा। तो ये कुछ याद रख लो, नाम थोड़े बहुत हैं, पैडी, धान, कॉटन, ठीक है, ग्राउंडनट, किसको बोलते हैं ग्राउंडनट, अखरोट को, सॉरी ग्राउंडनट अखरोट को नहीं बोलते हैं, अखरोट तो वॉलनट होता है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सोयाबीन और मेज़। अब बात आती है राबी क्रॉप्स की। जो राबी क्रॉप्स है ना, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। अब वो कुछ ऐसी फसलें भी होंगी जो विंटर में उगाई जाती हैं, उगाते नहीं सॉरी, जिनको बोते हैं विंटर में, जिनकी सीड्स को विंटर में लगाया जाता है। और वो टाइम अगर मंथ्स में देखोगे ना, वो आता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। कुछ जगहों पे अक्टूबर से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और मार्च तक रहती हैं सर्दियाँ। तो ये विंटर का टाइम है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब ये जो क्रॉप्स है ना, इनको बोला जाता है राबी क्रॉप। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। अब देखो यहाँ पे
ये जो बताया हुआ है इनके प्लांट्स के नाम, ये आपको याद रखने चाहिए। एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं कि राबी क्रॉप्स, व्हाट आर राबी क्रॉप्स, नेम सम, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, नेम सम, इस तरह से आपको आ सकता है। और गिव सम एग्जांपल। राबी क्रॉप्स की कुछ एग्जांपल दो तीन याद रख लो, तीन चार इनफ है। जिसकी मस्टर्ड, सरसों, पता है ना, लिंसीड, वीट, ग्राम, पी। वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम क्या आती है, दालें, पता है, ग्राम्स आ जाते हैं। पी आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मुँह क्या बोल रहे हैं इसको, मटर बोलते हैं ना, मटर, उसको बोलते हैं पीस। ये आप याद रख लेना। खरीफ के कौन से, उसमें एक याद रखना, पैडी इम्पॉर्टेंट है, कॉटन इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा मेज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है, और सोयाबीन, सोयाबीन, तीन चार याद रख लो। राबी की बात करोगे वहाँ पे आना चाहिए सबसे पहला दिमाग में वीट, इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा पीज़, उसके अलावा कुछ दालें भी इसमें आ जाती है, जैसे कि पीज़ है, ग्राम है। पीज़ यानी कि मटर, ग्राम्स दालें आती हैं, वो आ जाती हैं। साथ में लिनसीड, मस्टर्ड, इनसे क्या निकलता है, तेल निकलता है, सरसों का तेल, लिनसीड, इससे भी तेल निकलता है। तो ये आप याद रख लेना, वीट, मस्टर्ड, ग्राम, पीज़। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। अब यहाँ पे देखो बता रहे हैं कि समर के टाइम पे बहुत सारी जगहों पे पल्सेस हैं, दालें और वेजिटेबल्स, वो उगाई जाती हैं समर के मंथ्स में। अब मोस्टली जो समर का टाइम है ना, वही यही वाला टाइम होता है, जून, जून से लेकर आपका आगे जो थोड़ा बहुत आपका टाइम आता है विंटर से पहले, वो आपका समर का टाइम आ जाएगा। और मोस्टली बारिश भी शुरू में ही होती है कुछ कुछ जगहों पे, जहाँ पे कहीं पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आगे क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी देख लेते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे खुराफाती, ठीक है, मेरा भी था पहले दिमाग, यार कुछ ये क्रॉप विंटर में क्यों नहीं उगाई जाती। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। यार अगर कुछ इंसान बोल रहा है कि ये क्रॉप्स अगर रेनी सीजन में उगा रहे हैं, यानी कि उनको जो वो सीज़न है वो अच्छा लग रहा है। सीज़न अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें जो कंडीशंस है ना इन्वायरमेंट की, उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा है, बारिश कितनी पड़ रही है, वो चीज़ें कुछ इन क्रॉप्स को फेवरेबल है। यानी कि इन क्रॉप्स के लिए वो वैसा टाइम अच्छा है कि बारिश पड़नी चाहिए, टेम्परेचर उस लेवल का होना चाहिए। अगर कोई क्रॉप्स विंटर में उगा रहे हैं, यानी कि उनको उतनी ठंड चाहिए, है ना। अच्छा, धूप विंटर में कैसी होती है, उस तरह की धूप चाहिए। वहाँ पे रेनफॉल विंटर में कैसा होता है, पूरा कंटिन्यूस रेनफॉल तो नहीं होगा, बीच बीच में कभी होती है, वैसा चाहिए। तो वो क्रॉप्स उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होती हैं, इसीलिए ग्रो की जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यार फसल उगाना कोई आम चीज़ तो नहीं है, फार्मर्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। फिर आप बीज लगाओगे, फिर उनमें खाद भी डालनी है, बहुत सारी चीज़ें, उनकी सिंचाई करनी है, ज़मीन का ध्यान रखना है, उन्हें पक्षियों से बचाना है, ठीक है, कि वो उनको आ, फसलों को खाना जाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेहनत। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब आप ये नोटिस करोगे कि जो ये फार्मर काम करते हैं ना, वही काम एक गार्डनर भी करता है। गार्डनर जिनका घर में कोई अगर गार्डन्स रखते हैं, वहाँ पे देखना प्लांट्स कितनी देखभाल करनी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है। और कभी आप भी जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनको भी पता होगा कि किस तरह से ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट। जिनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाए वो आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कुछ कुछ ऐसा शौक नहीं होता है कि नर्सरीज देखोगे वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपने घर ले जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, क्या अच्छी, क्योंकि उनका व्यू अच्छा खासा है।
These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. अब ये जो काम फार्मर करता है, गार्डनर करता है, या आप भी करते होंगे, इनको बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, सबसे पहले कोई फसल उगाएगा तो उसे मिट्टी तैयार करनी है। अगर कोई बंजर मिट्टी होगी, बहुत सूखी मिट्टी है, उस पर इंसान सीधा फसल लगाने नहीं जाएगा ना। उसको पहले उस लायक बनाएगा, उसमें खाद डालनी है, उसको सिंचाई करनी है। अच्छा, वो मिट्टी जो होगी बहुत सख्त हो चुकी होगी, तो उसको मिट्टी को तोड़ते भी हैं पहले, ठीक है। सोइंग, उसके बाद उन बीजों को लगाना है उसमें। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर जब आपने फसल लगा दी, उनके बीज लगा दिए, फिर आपको उसमें खाद डालनी है। फर्टिलाइज़र आपको उसमें डालें। और कुछ कुछ जगहों पे गाय का गोबर घी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनवर का काम करता है, बहुत अच्छा है सॉइल के लिए। इरिगेशन, फिर जब आपने फसल लगा दी, उसमें खाद डाल दी, गोबर डाल दिया, अब आपको पानी भी देना है फसलों को। पानी के बिना तो नहीं, ठीक है। पानी क्यों चाहिए फसलों को? क्योंकि जो फसलें होती हैं ना, वो अपना खाना बनाती हैं। बहुत सारी देखोगे आपके फसल वो भी ग्रीन होती है ना कलर में, तो वो जब अपना खाना बनाएंगी, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। बहुत सारी, सभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्टली जो भी फसलें हैं वो बनाती खाना। वहाँ पे क्या होगा? इरिगेशन का प्रोसेस होगा। और इरिगेशन क्यों होता है? इरिगेशन इसलिए होता है कि फसलों को वहाँ पे पानी मिल सके। अब कोई खेत है, मान लो एक गांव है, वहाँ पे बीच में खेत है। अब कौन सा वहाँ पे खेत में थोड़ी सीधा पानी निकलेगा जो प्लांट्स को मिल सके। जिस तरह से हमें एक बेसिक नीड हमारी वाटर होती है, उस तरह से प्लांट्स की भी बेसिक नीड वाटर होती है, वो भी उनको चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इसलिए हम इरिगेशन करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो घर में सब्जी उगाते हैं, या फिर आपने देखा होगा फसलों में जो भी काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं जो फार्मर्स हैं, कभी कभार ये होता है ना कि खेतों में साइड साइड से या कहीं पे फसलों के बीच में कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो अनवांटेड है, कि आपने तो उगाए नहीं है और वो खुद ही उगे हैं। और वो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके जो प्लांट्स का खाना होता है वो ज़मीन से उनका हिस्सा भी ले लेते हैं। अगर आप फसलों को पानी दे रहे हो तो उनको जा रहा है। अच्छा, ज़मीन के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो फसल लेते हैं, फसलें लेती हैं, प्लांट्स लेते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स को ये वीड्स भी ले लेंगे। और अगर अपनी लोकल भाषा में इसको बोला जाए ना, इसको हम त्राट बोलते हैं किश्तवाड़ी में, किसी को पता ही होगा। अब देखो, अब देखना, किसी से घर में पूछना जो भी सब्ज़ी उगाते हैं, बड़ों से पूछ लेना कि हाँ यहाँ पे सब्ज़ी उगाते हैं तो उसके अलावा कुछ वहाँ पे उगता है ऐसा जो हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जो ऐसे अनवांटेड चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो हमने नहीं उगाए होते हैं, वो खुद ही उग जाते हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है ताकि फसलों को बचाया जा सके। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, तो वो सारे वो ले लेंगे, तो प्लांट्स अच्छे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। हार्वेस्टिंग, अब देखो फसल उग गई है, बन गई अच्छे से, उसको काटना है, तो फसल के काटने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। देन स्टोरेज, जितनी भी आपने फसलें काटी, अब एक ही बार में थोड़ी, कहीं पे अगर आपको बेचना है तो एक ही बार में थोड़ी बेच दोगे, ठीक है। या अगर आपको वो फसल कोई खाने के लिए उगा रहा है, घर में अगर कोई फसल रखता है गांव में, तो कोई भी खेती बाड़ी करता है, तो वो अब फसल काट के कहीं पे तो स्टोर करेगा ना। अगर वो खुले में तो नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पे बारिश हो सकती है, वहाँ पे इंसेक्ट उस फसल को खा सकते हैं, तो कोई स्टोरेज एरिया बनाएगा जहाँ पे उस फसल को रख सके। तो इसलिए स्टोरेज, ये सब चीज़ें होती हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार करना, उसको अच्छा बनाना कि अच्छे से फसल उग सके। फिर फसल के सीड्स को लगाना, सीड्स लगाने के बाद उसको खाद शाद, उसमें गोबर शोबर जो भी डालते हैं वो डालना है। इसके बाद उसमें पानी डालना है, उसको बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन के बाद जो भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद ही उग गए होते हैं वहाँ पे, हमें नहीं चाहिए होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? हार्वेस्टिंग, फसल को काटना, और एट लास्ट फसल को स्टोर करना। अगला जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको पूरा डेप्थ में समझेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।